आईआईटी में मेरा सिलेक्शन हुआ 2008 में, और 2008 से 13 तक जो है आईआईटी बीएचयू बनारस में जो है कॉलेज है, वहाँ से मैंने डुअल डिग्री किया है, बीटेक और एमटेक। जहाँ पे मैं रहता था दिल्ली में, वहाँ का किराया काफ़ी महंगा था, जो घर की माली स्थिति थी उसके मुकाबले दिल्ली में रहना बहुत बड़ा एक खर्च था अपने आप में। जो मकान वहाँ पे थे वो बड़े छोटे से थे, एक कमरे का सिंगल रूम का मकान था। खाने पीने की समस्या, घर से दूर रहने की समस्या। सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो फिर 24 घंटे आपकी तैयारी ही है। जिस समय आप सो नहीं रहे हैं, जिस समय आप खा नहीं रहे हैं, जिस समय आप बाथरूम में नहीं हैं, तो उस समय या तो आप यूपीएससी के सिलेबस के बारे में सोच रहे हो, या मोबाइल पे आप वेबसाइट पे उसके बारे में पढ़ रहे हो, अपना नॉलेज का वर्धन कर रहे हो। तो सोशल मीडिया मेरे विचार से तो तैयारी करने का उचित माध्यम नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक ना हो तो। रोहतास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मुझे थी, और यहाँ आने के बाद चुनौतियाँ भी मैंने फेस करी। सबसे पहली चुनौती मेरे लिए ये थी क्योंकि ये मेरी पहली पोस्टिंग है, और जब तो कहीं ना कहीं वन विभाग को विलेन बनाया जाता है। हाँ, ये तो है। देखिए, अब इस पे मैं कमेंट उतना नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हर किसी को अपनी नाकामी छिपाने के लिए कोई विलेन चाहिए होता है, तो वो यहाँ पे वन विभाग बन जाता है। ऐसा एक प्रोजेक्ट हमने तुतला भवानी में लिया, और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले वहाँ पे जहाँ पे प्रतिदिन मुश्किल से 100-150 लोग आते थे, वहाँ एक दिन में आज के डेट में कभी 80,000 कभी 1 लाख के संख्या में लोग आ रहे हैं। तो वहाँ पे एक इको टूरिज्म का प्रोजेक्ट हम लोगों ने टेकअप किया, और काफ़ी सक्सेस रहा। अब उसका फेज़ 2 हम लोग प्लान कर रहे हैं अगले। बहुत ही सुखद घटना हमारे यहाँ पे हुई कि मार्च 2020 में पहली बार यहाँ पे टाइगर को कैमरा ट्रैप किया गया रोहतास के जंगलों में। जब और पोस्टेड रहूं तो अपने पैसे खर्च करके मैं यहाँ पे रोहतास में रहने के लिए, इको टूरिज्म एंजॉय करने के लिए आऊँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे ये अपॉर्चुनिटी अपने बैच की तरफ से मिली। मुझे आज भी वो दिन याद है। इनफैक्ट ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उनका वो फर्स्ट मीटिंग था किसी भी बैच के साथ, क्योंकि उसके 1 हफ्ते पहले ही वो प्रेसिडेंट मनोनीत हुए थे, और विदिन 1 वीक हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ राष्ट्रपति भवन विजिट करने की। तो जो हमारा 2016 आईएफएस बैच था, उसके एक्सपीरियंसेस ट्रेनिंग के कैसे रहे, क्या हम लोगों ने सीखा, क्या हमारे अनुभव रहे, आगे हम लोग क्या करने की इच्छा शक्ति रखते हैं, ये सारी बातें जो है वहाँ पे बैच की तरफ से मुझे शेयर करने का मौका मिला, और अच्छी अनुभूति थी। राष्ट्रपति भवन में पहली बार गए, वहाँ देखा वहाँ की जो पुरानी लेगेसी थी, बड़े बड़े हॉल्स थे जहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। हम लोगों को टूर भी पूरे राष्ट्रपति भवन का कराया गया, तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा अनुभव था। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम पटेल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मीडिया दर्शन पे एस्पिरेंट्स के लिए एक खास कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है एस्पिरेंट्स टू ऑफिसर, और इस कार्यक्रम में आज के हमारे विशेष अतिथि के रूप में है रोहतास जिला के वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रद्युम्न गौरव सर। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू सर। सर, ज़्यादा समय न लो तो मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि आपको सिविल सर्विसेज में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सिविल सर्विसेज में आने की प्रेरणा एक्चुअली मुझे अपने कॉलेज डेज़ में मिली। मैंने आईआईटी बीएचयू से अपना कॉलेज किया है ग्रेजुएशन, और वहीं पर जब मैं था तो बहुत सारे मेरे सीनियर्स थे जो कि एज एन एस्पिरेंट दिल्ली में थे, और जब तक मैं अपने फाइनल ईयर में पहुंचता उस समय तक वो लोग ऑलरेडी सेलेक्ट होके आईपीएस, आईएएस और अन्य सिविल सर्विसेज में वो लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे। तो एक तो उनसे बातचीत और उनका स्ट्रगल देख के और उनके जज्बातों को देख के मुझे लगा कि हाँ, एक ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, कि किसी कार्य को करने से यदि आपको उतनी खुशी नहीं मिलती है तो उस कार्य को करने से या उसको अपना करियर बनाने में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो एक तो सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करके जैसे जैसे सिविल सर्विसेज के बारे में मुझे आइडिया लगा, अंदरूनी बातों के बारे में कि किस तरह से पब्लिक से इंटरेक्शन होता है, किस तरह से आप उनको काम करने के लिए आपको दिन रात उसमें काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए पहला वो था। और दूसरा जो कि ज़्यादातर सिविल सर्वेंट्स का होता है कि एक इच्छा होती है एक बदलाव लाने की, एक ऐसा काम करके जाने की जिसकी वजह से कि लोग आपका नाम लेके यहाँ पे कोई इस तरह का काम किया जिसने लोगों के जीवन पे प्रभाव डाला, या कुछ अच्छा काम हुआ जिससे काफ़ी समय तक जो है लोगों को सुविधा हुई। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि एक तरह से एस्पिरेशन का काम करी मेरे लिए सेवा में आने के लिए। हाँ सर, आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी बैकग्राउंड क्या थी और आपकी प्रारंभिक शिक्षा वगैरह सब कहाँ से हुई? तो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मेरी जो मेरा होम टाउन है कानपुर, वहीं से हुई है।
12th तक की जो भी पढ़ाई होती है, और उसके बाद आईआईटी में मेरा सिलेक्शन हुआ 2008 में, और 2008 से 13 तक जो है आईआईटी बीएचयू बनारस में जो है कॉलेज है, वहाँ से मैंने डुअल डिग्री किया है, बीटेक और एमटेक। और कॉलेज के ही दिनों में, जैसा मैंने पहले बोला कि मेरा एक झुकाव हो गया था सिविल सर्विसेज की तरफ में, तो वहीं से ही मैं तैयारी वगैरह करना मैंने कॉलेज से पास आउट होते होते शुरू कर दिया था। तो बैकग्राउंड यही। सर, ज़्यादातर ऑफिसर को देखा जाता है कि वो आईआईटीएन होते हैं और बाद में ऑफिसर्स बनते हैं, तो ऐसा क्यों सर? आप भी जब आपने बताया कि आप आईआईटीएन थे, आईआईटी बीएचयू में थे और उसके बाद सिविल सर्विसेज में। ज़्यादातर ऑफिसर्स के बारे में तो मैं नहीं बता सकता, पर अपना मेरा पर्सनल व्यक्तिगत ये था कि जैसे अन्य आईआईटीएंस होते हैं, हाई पैकेज जॉब्स और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हमारे सामने भी एक वैसा विकल्प था। पर ऑलरेडी चूँकि मेरा 5 ईयर कोर्स था, डुअल डिग्री कोर्स था, तो मेरे ज़्यादातर जो मित्र थे वो बीटेक के थे, 4 वर्षीय कोर्स के। तो जब मैं अपने 5th ईयर में पहुंचा और जो मेरे मित्र थे, जब वो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, कोई गुड़गांव में, कोई दिल्ली में, कोई सैन फ्रांसिस्को में, कोई यूरोप में जब गया वहाँ पे और वो लोग काम कर रहे थे, तो उनसे बातचीत से मुझे एक चीज़ थोड़ा सा ये लगी कि जो 9 to 5 और मंडे टू फ्राइडे वाला जो वर्क कल्चर है, ऑफिस में बैठ के कोडिंग करना हो या प्रेजेंटेशन देना हो, वो मेरे मतलब मेरे स्वभाव के अनुरूप नहीं है। तो जो कॉरपोरेट वर्क कल्चर था वो मुझे उतना रास नहीं आया। तो उसी समय मैंने ये डिसाइड किया कि सरकारी सेवा में ही आना है। और सरकारी सेवा में आईआईटी से बहुत सारे सीनियर्स मेरे थे और उनके मार्गदर्शन से और उनके उससे जो है काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ और सिलेक्शन में हेल्प भी हुई। सर, जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे उस समय आप एज एस्पिरेंट आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था? परेशानियाँ, अब आज मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वो परेशानियाँ नहीं लगती हैं। वो उसने कोई भी परेशानी होती है मानव के या किसी भी इंसान के जीवन में, तो वो कहीं ना कहीं उसको एक सीख दे के जाती है, कहीं ना कहीं उसके एक कैरेक्टर में या उसके पर्सनैलिटी में एक इम्प्रूवमेंट ही करके जाती है। उस समय तो बहुत सारी चीज़ें परेशानी ही लगती थी। जहाँ पे मैं रहता था दिल्ली में, वहाँ का किराया काफ़ी महंगा था, जो घर की माली स्थिति थी उसके मुकाबले दिल्ली में रहना बहुत बड़ा एक खर्च था अपने आप में। जो मकान वहाँ पे थे बड़े छोटे से थे, 1 कमरे का सिंगल रूम का मकान था। खाने पीने की समस्या, घर से दूर रहने की समस्या, जो आम समस्याएं होती हैं, पर वो अब समस्या नहीं लगता है, उस समय समस्या लगता था। और सबसे बड़ा जो एक समस्या आती है एस्पिरेंट्स को, वो होती है गाइडेंस की और सही दिशा की। तो उस मामले में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा कि शुरुआत से ही मैंने सीनियर्स का गाइडेंस और अपने कॉलेज के जो सीनियर्स थे उनका गाइडेंस लेता रहा और उनसे जुड़ा हुआ ही रहा दिल्ली जाने से पहले से भी। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ा, बहुत ज़्यादा मटेरियल के लिए या अन्य चीज़ों के लिए मुझे वो नहीं करना पड़ा। उन्होंने जो मुझे गाइडेंस दिया उसको मैंने फॉलो किया, और उसमें जब रिज़ल्ट आने लगा तो फिर अपने ओन एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने उसमें मॉडिफिकेशन किए, अपने कैपेसिटी के हिसाब से जो एरियाज़ वीक थे उन पे वर्क करना शुरू किया। तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना मुझे नहीं करना पड़ा उसमें। तो सर, क्या आज के एस्पिरेंट्स को भी सीनियर के गाइडलाइंस का फॉलो करना चाहिए, सीनियर से गाइड लेना चाहिए? डेफिनेटली मेरा मानना ये है कि कोचिंग संस्थान और अन्य जो संस्थान है वो तो एक गाइडेंस का काम करते ही हैं, लेकिन जो आपके सीनियर्स हैं या जो ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी साल से 1 साल से 2 साल से कोचिंग कर रहे हैं और सीरियस हैं परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा को लेके, उनके साथ तैयारी करने या उनसे गाइडेंस लेने में एक अच्छी बात ये होती है कि जब उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनके साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस को भी एक बूस्ट मिलता है कि देखिए, जैसे मेरे केस में हुआ कि भाई इसी सीनियर से हम अपना गाइडेंस ले रहे थे, इन्हीं से पूछ के हम पढ़ाई कर रहे थे और देखिए इन्हीं का सिलेक्शन हो गया, आज ये आईपीएस बन गए। तो जब ये बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ? और ये मेरे साथ के कॉलेज के सीनियर थे और आज ये बन गए हैं, तो वो एक मोरल बूस्टर का काम करता है, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। पर यह है कि बशर्ते वो सीनियर या जो भी गाइड आपका गाइड हो वो सीरियस हो तैयारी को लेके, और वो वाकई में हो कि नहीं हमको एक फिक्स समय में, एक फिक्स पीरियड में इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है और हमें सीरियसली इसको निकालना है। सर, अभी आपने कोचिंग की जिक्र की, तो क्या यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए कोचिंग ज्वाइन करना आवश्यक है या बिना कोचिंग के भी यूपीएससी क्लियर किया जा सकता है? ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। अगर आपके पास इतना फाइनेंशियल सामर्थ्य है और आपके पास इतनी सुविधाएं हैं कि आप किसी कोचिंग संस्थान में एनरोलमेंट करवा सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय, बहुत ज़्यादा वित्तीय बोझ के, तो मेरे ख्याल से उसको ले लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कोचिंग संस्थान में जो टीचर्स होते हैं वो भी काफ़ी समय से और काफ़ी वर्षों से
यूपीएससी की तैयारी करवाते आ रहे हैं और उनको भी बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होता है। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि कोचिंग संस्थान के बिना सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि मैंने अपने खुद के बैच में 2016 बैच में बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स को देखा है और जानता हूँ उन्हें मैं, जिन्होंने बिना कोचिंग के जॉब करते हुए ही ये एग्ज़ाम को क्लियर किया है। उनके पास तो ऐसा भी नहीं था कि घर में खाली बैठे हैं और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, वो जॉब भी करते थे और शाम में आके पढ़ाई करते थे बिना किसी कोचिंग के। उन लोगों ने एग्ज़ाम को निकाला है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि फिर उन्होंने सब कुछ अपने भरोसे ही किया। उन्होंने बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे ऑनलाइन गाइडेंस आजकल अवेलेबल हैं, उन सारी चीज़ों को लिया और जो लोग कोचिंग जाते थे उनसे भी वो लोग कंटिन्यूसली संपर्क में थे कि भाई चलिए मैं अपनी सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन आपके कोचिंग में क्या पढ़ाया जा रहा है वो उसके मुकाबले मैं कहाँ ठहरता हूँ। तो वो चीज़ें ज़रूरी हैं, अपने आप को अप टू डेट रखना ज़रूरी है। और कोचिंग संस्थान से अगर गाइडेंस ले सकते हैं तो ज़रूर लें, लेकिन अगर नहीं लेते तो इसमें दिल छोटा करने की बात नहीं कि बिना कोचिंग के तो मैं अब एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकता। एकदम संभव है एग्ज़ाम क्लियर करना। सर आगे आप हमारे एस्पिरेंट्स को बताइए कि आप जब तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की, उस समय आपकी दिनचर्या क्या होती थी, आपके रूटीन्स क्या थे? यूपीएससी की तैयारी जैसा मैंने बताया, मतलब मेरा कॉलेज से ही कैंपस प्लेसमेंट हो गया था, पर चूंकि मैंने कॉलेज में ही डिसाइड कर लिया था कि सिविल्स की तैयारी करनी है, तो कैंपस प्लेसमेंट आईबीएम में था, उसको मैंने ड्रॉप कर दिया। मतलब जॉब ऑफ़र को रिजेक्ट करते हुए मैं सीधा दिल्ली आ गया और दिल्ली में मैंने अपनी प्रिपरेशन 2013 में शुरू करी, जुलाई 2013 में। और चूंकि फुल माइंड मेकअप के साथ में आया था कि एग्ज़ाम क्लियर करना है और सिर्फ प्रिपरेशन ही करनी है, कोई अन्य वहाँ पे एक्टिविटी ऐसा कुछ था नहीं। तो दिनचर्या में सिर्फ वही पढ़ाई और खाना और सोना 3 ही मेन चीज़ें थी, उसके अतिरिक्त कुछ काम था नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत हेल्थ के हिसाब से, फिटनेस या उसके हिसाब से, या चूँकि मुझे थिएटर का या नाटकों का शौक़ रहा था कॉलेज से, तो दिल्ली में मैं NSD एक है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो वहाँ पे जब कभी प्लेज हुआ करते थे तो वहाँ पे कभी कभी महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार प्लेस देखने जाया करता था, थोड़ा माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वही पहले साल में कोचिंग थी तो कोचिंग में गए और एक स्टडी ग्रुप बना लिया अपना दोस्तों के साथ, उस स्टडी ग्रुप में पढ़ाई करना और बस सिंपल यही। सर अभी आपने बताया कि पढ़ते थे, खाते थे और सोते थे, तो सर कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? क्योंकि ऐसा आम अगर गांव देहात में जाने पे वहाँ के लोग बताते हैं कि वो व्यक्ति थे वो रात भर दिन भर पढ़ा करते थे, तब जाकर आज IAS बने हैं, तब जाकर IAS बने हैं, तब IPS बने हैं। तो एक सिविल सर्विस की तैयारी करने के दौरान आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? देखिए, जैसा मैंने बताया और मैं फिर उसी बात को कहूँगा कि पढ़ाई को कभी घंटों में नहीं बांटना चाहिए। आप अपने समय को सब्जेक्ट वाइज घंटों में बांट सकते हैं कि इस सब्जेक्ट के लिए इतना समय दूंगा, इस सब्जेक्ट के लिए इतना समय दूंगा, न्यूज़पेपर में इतना समय दूंगा। पर अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो फिर 24 घंटे आपकी तैयारी ही है। जिस समय आप सो नहीं रहे हैं, जिस समय आप खा नहीं रहे हैं, जिस समय आप बाथरूम में नहीं हैं, तो उस समय या तो आप यूपीएससी के सिलेबस के बारे में सोच रहे हो, या मोबाइल पे आप वेबसाइट पे उसके बारे में पढ़ रहे हो, अपना नॉलेज का वर्धन कर रहे हो, या कोई न्यूज़पेपर में आप आर्टिकल पढ़ रहे हो। माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए आप क्या करें? माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए आप जनरल आर्टिकल्स पढ़िए जो कि आपके स्पेसिफिकली सिलेबस में नहीं है लेकिन एक आम जानकारी की चीज़ें हैं, उनके बारे में पढ़िए। या रीडिंग हैबिट है तो कोई बुक पढ़िए, रीडिंग हैबिट भी बहुत अच्छी एक चीज़ है। तो मेरे ख्याल से घंटों में पढ़ाई को बांटना कि 12 घंटे पढ़ने से हो जाएगा और 8 घंटे पढ़ेंगे तो नहीं होगा। मेरे ख्याल से लोगों ने 4-4 घंटे 6-6 घंटे भी पढ़ के निकाला है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका मानसिक क्षमता आपकी कितनी है, आपका कंसंट्रेशन पावर कितना है, आपका रिटेनिंग पावर कितना है, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सर आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, तो क्या एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स को सोशल मीडिया का प्रयोग करना चाहिए या फिर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए? हाँ, देखिए, मैंने 2015 में यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया। उस समय सोशल मीडिया के माध्यम से तो कोई भी एस्पिरेंट तैयारी नहीं करता था। तो और सोशल मीडिया, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि बहुत ही एडिक्टिव चीज़ है। उसमें यदि आप हो सकता है आप बहुत अच्छी मानसिकता के साथ उसमें जाएं और उसमें तैयारी करने के लिए आप सोशल मीडिया में ब्राउजिंग कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी हाई चांस है कि वो ब्राउजिंग आपकी टाइम वेस्ट में डाइवर्ट हो जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा कि 2 घंटे में आपने पढ़ाई कितनी देर करी और ब्राउजिंग कितनी करी। तो मेरा ये कहना है कि जब तक कि कोई बहुत स्पेसिफिक रिसोर्स या बहुत आवश्यक चीज़ सोशल मीडिया पे उपलब्ध हो और कहीं ना उपलब्ध हो तो ही सोशल मीडिया का उपयोग तैयारी के लिए करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे माइंड डाइवर्जन का और डिस्ट्रैक्ट होने के जो चांसेस है वो बहुत हाई हैं। तो सोशल मीडिया मेरे विचार से तो तैयारी करने का उचित माध्यम नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक ना हो तो।
सर हम आगे आपसे ये जानना चाहेंगे, चूँकि आप एक आईएफएस ऑफिसर हैं, तो आपकी ट्रेनिंग कैसे हो, एक आईएफएस ऑफिसर की ट्रेनिंग कैसे होती है? तो चूँकि आईएफएस भी जो अन्य 2 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आईएएस और आईपीएस, भारत में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, तो उन्हीं की तरह है। तो इसमें भी जो ट्रेनिंग का पार्ट होता है बेसिकली 3 पार्ट में होता है। पहला फाउंडेशन कोर्स होता है जिसमें कि सभी सेवाओं के लोग जो है एक साथ 3.5 महीने का फाउंडेशन कोर्स करते हैं, जो कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में होता है। वहाँ से फिर सभी लोग अपने अपने एकेडमी में चले जाते हैं। जैसे कि मैंने जब अपना फाउंडेशन कोर्स मसूरी में पूरा किया दिसंबर 2016 में, तो वहाँ से इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी है देहरादून में, FRI कैंपस में, तो वहाँ पे जो है 16 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होता है। और उसके बाद 4 महीने की ट्रेनिंग आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है आईएफएस में, जिसे स्टेट ट्रेनिंग भी बोलते हैं, जिसमें आपको एज अ रेंज ऑफिसर भी 2 या 3 महीने के लिए चार्ज मिलता है, और एज एन अटैच्ड ऑफिसर आप किसी भी डिवीज़न में रहते हैं जहाँ पे आपको अन्य चीज़ें जैसे डीएम अटैचमेंट, एसपी अटैचमेंट, जुडिशियल अटैचमेंट, अन्य जो विभाग हैं सरकार के, उनके साथ काम करने का मौका मिलता है। कुल मिला के लगभग ये 2 साल की जो ट्रेनिंग होती है, जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स का समावेश होता है, तो वो जो है मुख्य रूप से ट्रेनिंग आईएफएस की होती है। सर आपने स्टार्टिंग में बताया कि आप 2016 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं और 2016 में आपने क्वालिफाई किया और 2019 में रोहतास वन प्रमंडल के डीएफओ बन गए। रोहतास वन प्रमंडल पे ये जो पद है पहले से बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन जब आपको यहाँ पे एज ए डीएफओ यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई तो पहला रिएक्शन आपका क्या था सर? क्या जानते थे इसके बारे में पहले से कि यहाँ पर बहुत चुनौती है? नहीं, रोहतास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मुझे थी, और यहाँ आने के बाद चुनौतियाँ भी मैंने फेस करी। सबसे पहली चुनौती मेरे लिए ये थी क्योंकि ये मेरी पहली पोस्टिंग है, और जनरली रोहतास को थोड़ा सा सेंसिटिव डिवीज़न माना जाता है। तो पहली पोस्टिंग थी तो बहुत सारी चीज़ों को समझने में समय भी लगा, 2 महीने 4 महीने का समय भी लगा चीज़ों को समझने में। और उसके बाद रोहतास में अन्य अपने तरह के कई सारे मसले हैं। अवैध खनन का मामला है, बहुत बड़ा जो है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे एक जो है वो पड़ता है, उसका लगभग 540 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पड़ता है, जिसमें कि अनेक तरह के इश्यूज़ हैं, जानवरों से लेके और पोचिंग और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और इसके साथ ही एक चुनौती ये थी कि ये जगह यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि इतनी ज़्यादा पोटेंशियल और इतना ज़्यादा यहाँ पे संभावनाएं हैं टूरिज़्म और अन्य चीज़ों को लेके, तो उसे किस तरह से विस्तार दिया जाए, उसे किस तरह से प्रमोट किया जाए कि रोहतास जो कि अभी पर्यटन के पटल पे नहीं है बिहार में, उसको कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं। तो ये सारी चुनौतियों के साथ मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया और अपना मैं 100% देने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा सर, अगला मेरा इस इंटरव्यू का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है आपसे कि अक्सर ये वन विभाग पे और वन विभाग के पदाधिकारियों पे आरोप लगाए जाते, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या फिर अन्य ऑफिसर्स हों या फिर कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार वगैरह जो भी लोग हैं, कोई भी उनका आरोप यही लगता है वन विभाग के ऑफिसर पे कि वे लोग विकास कार्य में बाधा डालने का काम करते हैं, चाहे वन क्षेत्र में विकास करना हो या फिर ज़मीन पे आम लोगों के लिए कुछ सड़कें बनानी हो या फिर कुछ भी काम करना हो, तो स्टेटमेंट आता है कि वन विभाग ये काम होने नहीं दे रहा। वन विभाग चाहती ही नहीं है कि पहाड़ी क्षेत्र वाले गांव के लोगों को सड़क का लाभ मिले। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो वन विभाग का जो कार्य है, तो हम लोग जिसकी सुरक्षा करते हैं या जिसके संवर्धन के लिए या जिसके बचाव के लिए या जिसकी रक्षा के लिए वन विभाग कार्य करता है, वो बेजुबान है। जंगल हुआ, नदियाँ हुई, पानी हुआ, जानवर हुए, पशु पक्षी हुए, नहरें हुई, पौधे हुए, वनस्पति हुई, इनके पास ज़ुबान नहीं है। तो यदि कोई वनस्पति को कुचल देता है या कोई वनस्पति को उखाड़ के फेंक देता है या पेड़ों को काट लेता है या जानवर का शिकार कर लेता है, तो जानवर कलेक्ट्रेट पे या बीच चौराहे पे धरना देने नहीं बैठेंगे या पेड़ धरना देने नहीं बैठेंगे, तो न्यूज़पेपर में हेडलाइन कभी नहीं छपेगा कि जो है इनको जो है किसी ने सताया है, इनको किसी ने मारा है। लेकिन जब उनकी रक्षा के लिए कभी कभी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हर्डल्स, उनको मैं बाधा भी नहीं कहूँगा, एक छोटे हर्डल्स ही कहूँगा, जो कि नियमानुसार हैं, जो कि फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत आते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट्स है जो कि पूरी करनी होती किसी भी डेवलपमेंट एजेंसी को, तो वो नहीं पूरी होने की वजह से जब डिले होता है तो समस्या पब्लिक को होती है और उसकी वजह से ये आरोप लगता है। तो पहला तो ये है, चूँकि समस्या जब जिसके पास आवाज़ है, जिसके पास वॉइस है,
जब उसको समस्या होगी तो ज़रूर ये प्रश्न उठेगा कि किसकी वजह से समस्या हो रही। तो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि फॉरेस्ट की जो लॉज हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया, जो कि वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग के ऊपर रोक नहीं लगाता है, उसके लिए एक प्रोसीजर तय करता है कि इस प्रोसेस के माध्यम से ही जंगलों का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए किया जा सकता है। उसके बारे में जानकारी जो कार्य विभाग है उनको ना होना। होता क्या है कि कार्य विभाग जब अपनी योजनाएं बनाते हैं, आप कोई सड़क बना रहे हैं या आप कोई नाला प्लान कर रहे हैं शहर के बीच से, तो जब आप उस नाले का डीपीआर बनाएंगे तो आप ये चीज़ ज़रूर से उसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें कितने पेड़ पड़ रहे हैं, कितने पेड़ों को यहाँ पे काटने की आवश्यकता पड़ेगी, मैं कम से कम पेड़ काटूँ, ऐसा अपना प्रोजेक्ट बनाऊँ। होता क्या है कई बार की परियोजनाएं पहले बन जाती हैं और जब स्थल पे जाते हैं तो देखते रहे यहाँ तो 400 पेड़ पड़ रहे हैं। फिर जो है उन पेड़ों को काटने के लिए अनुमति लेने की बात होती है, ना कि परियोजना के डिज़ाइन में परिवर्तन करने की बात होती है कि ऐसा हम क्या करें कि पेड़ों की संख्या, जो कटने वाले पेड़ों की संख्या है वो घट जाए। इस वजह से डिले होता है। और जो भी नियम या जो भी कानून है वो भारत की संसद ने पास किए हैं। एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर कोई ऑफिसर नहीं वो कानून पास करता है, वो भारत की जो पार्लियामेंट है वो कानून पास करती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है कराना वन विभाग का काम है। इसमें ज़रूर जो है जो कार्य विभाग है उनके साथ हमारी समस्याएं ज़रूर पैदा होती हैं, पर हमारा प्रयास ये रहता है कि उनको एजुकेट करते रहें, हर फोरम पे जो रिक्वायरमेंट्स है उसको रेज करते रहें, जिससे कि समय रहते जो अनुमति का कार्य है वो लोग स्टार्ट कर दें। वन विभाग के क्लियरेंस, चूँकि वन एक स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, मतलब केंद्र और राज्य सरकार दोनों इसके ऊपर कानून बना सकती हैं। तो जब भी वन भूमि की बात आती है तो वो केंद्र सरकार के पास जाता है क्लियरेंस के लिए, इस वजह से उसमें समय लग जाता है। तो कार्य विभागों को चाहिए कि समय रहते जो है वो क्लियरेंस का काम करा लें, शुरू कर दें। अगर आप प्रोजेक्ट जब 99% कंप्लीट हो जाएगा और तब आप दौड़ेंगे क्लियरेंस के लिए और फिर क्लियरेंस में समय लगेगा और आप कहेंगे कि वन विभाग कार्य में रोड़ा अटका रहा है, तो ये तो उचित नहीं है, फेयर नहीं है वन विभाग के लिए ऐसा कहना। अगर आप समय रहते क्लियरेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो क्यों नहीं, आपको टाइमली मिल जाएगा प्रोजेक्ट उस स्टेज तक पहुँचते। तो कहीं ना कहीं वन विभाग को विलेन बनाया जाता है। हाँ, ये तो है। देखिए, अब इस पे मैं कमेंट उतना नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हर किसी को अपनी नाकामी छिपाने के लिए कोई विलन चाहिए होता है, तो वो यहाँ पे वन विभाग बन जाता है। बट आई एम नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। जो भी नियम है, जो भी कानून है, उसका पालन करना और उसके बारे में एजुकेट करना सभी कार्य विभागों को एज डीएफओ मेरा रोल है और उसके लिए मैं 100% प्रयासरत रहता हूँ। सर, अगला सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि आप सर्विस लाइफ और अपना पर्सनल लाइफ दोनों में समन्वय कैसे स्थापित कर पाते हैं? समन्वय स्थापित करना, चूँकि मेरा जो नेचर ऑफ जॉब है वो जंगलों में भी कई बार जाना पड़ता है, कई बार वहाँ पे स्टे भी करना पड़ता है फॉरेस्ट एरिया में। और आई एम लकी कि मैं रोहतास में पोस्टेड हूँ, जहाँ की वन संपदा और झरने और पानी इतना अच्छा और इतना प्रसिद्ध है कि दूर दूर से लोग आते हैं। तो कई बार मैं फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ को मिक्स कर देता हूँ। कई बार फील्ड विजिट होती है तो मैं विद फैमिली जो है निकल जाता हूँ और फैमिली अपना वहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करती है, मैं उतना देर में फील्ड का विजिट कर लेता हूँ या चीज़ों को देख लेता हूँ। या कई बार जैसे सुबह अर्ली निकलना होता है तो उसको जो है मैं बैलेंस करता हूँ शाम में आके। तो बैलेंस तो करना ज़रूरी है, क्योंकि वर्क प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो अगर आप फैमिली लाइफ को बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान आपके वर्क लाइफ पे भी ज़रूर पड़ेगा। सर, अगला सवाल आपसे मेरा ये रहेगा, अपना स्टार्टिंग में बताया कि एक सिविल सर्विसेज का जॉब यही होता है, सिविल सर्विस में जो भी लोग काम करते हैं वो समाज में एक बदलाव ला सकते हैं, बदलाव लाने का भी कार्य करते हैं। तो आप रोहतास जिला में एज ए डीएफओ आप 2019 से हैं, यहाँ पे आपने क्या क्या अब तक बदलाव लाया है? सबसे पहले जैसा मैंने बोला, यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि ये कितना अनटैप्ड मतलब एरिया है, जिसका पोटेंशियल इतना ज़्यादा है। टूरिज़्म की बात करें या इको टूरिज़्म जिसे बोलते हैं, पर्यटन की बात करें, वो बहुत ज़्यादा अनटैप्ड है। मतलब यहाँ पे रिसोर्सेज तो हैं पर उनको किसी तरह विकसित नहीं किया जा रहा है और ना ही उसको इस तरह बनाया जा रहा है कि दूसरे राज्यों से या आसपास के ज़िलों से लोग आके उसको देखें। तो ऐसा एक प्रोजेक्ट हमने तुतला भवानी में लिया और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले वहाँ पे जहाँ पे प्रतिदिन मुश्किल से 100-150 लोग आते थे, वहाँ एक दिन में आज के डेट में कभी 80,000 कभी 1 लाख के संख्या में लोग आ रहे हैं। तो वहाँ पे एक इको टूरिज़्म का प्रोजेक्ट हम लोगों ने टेकअप किया और काफ़ी सक्सेस रहा। अब उसका फ़ेज़ 2 हम लोग प्लान कर रहे हैं अगले आने वाले कुछ महीनों में। और इसके अलावा रोहतास चूँकि बॉर्डर एरिया पड़ता है और
झारखंड और उत्तर प्रदेश से इसकी सीमाएं जुड़ी हुई हैं। सेंट्रल इंडिया के रूट, नॉर्थ ईस्ट और नेपाल में जाने वाले रूट्स जो है यहाँ से होके जाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग का भी कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी जो है मामले देखने में आ रहे थे। जैसे कि जब मैंने ज्वाइन किया तो पहले ईयर लगभग 1.5 साल में ही जो है मैंने कम से कम 7 पैंगोलिन स्मगलिंग के केसेस जो है हम लोगों ने बस्ट किए। उसमें पैंगोलिन रैकेट, जो स्मगलर्स का रैकेट था, उसको भी हम लोगों ने बस्ट किया। काफ़ी लोगों की धरपकड़ की, उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको बुक किया। तो एक जो पोचिंग का समस्या था, इसके अलावा फॉरेस्ट के अंदर जो अनहिंडर्ड मूवमेंट था कि बिना किसी रोक टोक के कोई भी व्यक्ति जंगल में जाता था, जो भी उसके मन में आता था, चाहे वो शराब से रिलेटेड हो या वो आग लगाना हो या रात में जंगल में रुकना हो, शिकार करना हो, ये सारी चीज़ें थी। तो उस पर एक अंकुश लगाने का काम किया। जगह जगह पे हम लोगों ने चेक नाके लगाए, गाड़ियों की चेकिंग होती है, बिना प्लास्टिक के साथ आप जंगल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों से हमने नोटिस किया है कि पिछले 2 सालों में जंगल की हेल्थ भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है और उसकी वजह से जानवरों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। और एक बहुत ही सुखद घटना हमारे यहाँ पे हुई कि मार्च 2020 में पहली बार यहाँ पे टाइगर को कैमरा ट्रैप किया गया रोहतास के जंगलों में। जब हम लोगों ने कैमरा ट्रैपिंग किया लॉकडाउन के दौरान, जो इंफ्रारेड कैमरेज होते हैं, मोशन सेंसर कैमरा लगा के पूरे जंगल में, तो उसमें एक टाइगर का कैप्चर भी हुआ हमारे फॉरेस्ट में, जिससे ये, और फिर उसका हम लोगों ने जेनेटिक एनालिसिस भी करवाया WII जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में। और उसमें ये स्पष्ट हुआ कि ये टाइगर हमारा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में, वहाँ से आया था। तो उससे एक इस्टेब्लिशमेंट ये हुआ कि मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक एक कॉरिडोर एग्जिस्ट करता है, जिस कॉरिडोर में जानवरों का आना जाना है, खासतौर से टाइगर का। उसके वजह से NTCA जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उसकी नज़र हमारे कैमूर वन्य प्राणी आश्रयणी पर पड़ी। उन्होंने जो है इस बार हम लोगों को फंडिंग दिया है, जिसकी वजह से हम लोग और कैमरा ट्रैप्स ले रहे हैं, वायरलेस टावर्स जगह जगह पे लगा रहे हैं, जिससे हमारे स्टाफ का प्रेजेंस जंगल में बढ़े। और ऊपर के गाँवों में जो पुराने फॉरेस्ट गार्ड्स क्वार्टर थे, जो कि नक्सलिज्म की वजह से बहुत सारे क्वार्टर अबेंडेंड हो गए थे, टूट गए थे, उनको हम लोग फिर से रिबिल्ड कर रहे हैं। वहाँ पे स्टाफ को अब हम लोग रखना शुरू कर रहे हैं, फील्ड स्टाफ को। तो इससे थोड़ा सा जंगल के ऊपर हमारा कंट्रोल बढ़ रहा है, और कंट्रोल बढ़ने के साथ जितनी भी अप्रिय और अवांछित घटनाएं हैं जंगल में, वो घट रही हैं, जिसकी वजह से जानवरों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सर, आपका रोहतास ज़िला में अनुभव कैसा रहा अब तक का? देखिए, पहली पोस्टिंग जिसकी भी होती है वो दिल के बहुत करीब बोली जाती है, और मेरी भी चूँकि ये पहली पोस्टिंग है, और लकीली मेरा इंटरेस्ट वाइल्ड लाइफ में रहा, और वाइल्ड लाइफ डिवीज़न ही हमको पहले पोस्टिंग के रूप में मिला। तो रोहतास मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा। ख़ास तौर पे यहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है, जो यहाँ की सुंदरता है, चाहे वो प्रकृति की सुंदरता हो, झरनों की हो, जंगलों की हो, वो मुझे हमेशा याद रहेगी। और यहाँ पे जो भी मैंने प्रोजेक्ट्स शुरू किए, उसको एक मैं ज़रूर प्रयास करता रहूँगा कि इनको आगे जो है किसी न किसी रूप में बढ़ाया जाता रहे। और यहाँ पे आने वाले सालों में इको टूरिज़्म का जो है विकास हो, इको टूरिज़्म तेज़ी से बढ़े, और कभी जब मैं कहीं और पोस्टेड रहूँ तो अपने पैसे खर्च करके मैं यहाँ पे रोहतास में रहने के लिए, इको टूरिज़्म एंजॉय करने के लिए आऊँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। सर, अगला सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि आप DFO बनने के बाद राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के सामने आपने स्पीच दिया है। तो सर, उस समय जब आप प्रेसिडेंट के सामने स्पीच दे रहे थे, तो उस समय आपके अंदर की क्या फीलिंग थी सर? क्या आपने सोचा था कभी कि जब DFO एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब राष्ट्रपति भवन में जहाँ के प्रेसिडेंट के जो प्रथम व्यक्ति होते हैं राष्ट्रपति, उनके सामने स्पीच देने का मौका मिलेगा? नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे ये अपॉर्चुनिटी अपने बैच की तरफ से मिली। मुझे आज भी वो दिन याद है। इनफैक्ट ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उनका वो फर्स्ट मीटिंग था किसी भी बैच के साथ, क्योंकि उसके 1 हफ्ते पहले ही वो प्रेसिडेंट मनोनीत हुए थे, और विदिन 1 वीक हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ राष्ट्रपति भवन विज़िट करने की। तो जो हमारा 2016 IFS बैच था, उसके एक्सपीरियंसेस ट्रेनिंग के कैसे रहे, क्या हम लोगों ने सीखा, क्या हमारे अनुभव रहे, आगे हम लोग क्या करने की इच्छा शक्ति रखते हैं, ये सारी बातें जो है वहाँ पे बैच की तरफ से मुझे शेयर करने का मौका मिला, और अच्छी अनुभूति थी। राष्ट्रपति भवन में पहली बार गए, वहाँ देखा वहाँ की जो पुरानी लेगेसी थी, बड़े बड़े हॉल्स थे जहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। हम लोगों को टूर भी पूरे राष्ट्रपति भवन का कराया गया, तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा अनुभव था। तो सर, आखिरी सवाल आपसे हमारा यही रहेगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? एस्पिरेंट्स के लिए मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप लोगों को अपना लक्ष्य एक बार साध लेना है। उस लक्ष्य को आपको देख लेना है कि उस लक्ष्य को आप कैसे अचीव करेंगे,
और फिर उसके बाद कुछ और नहीं देखना है। जिस प्रकार से एकलव्य ने निशाना साधा था, उसे चिड़िया की आँख, अर्जुन ने निशाना साधा था और चिड़िया की आँख के अलावा उसे कुछ भी नहीं दिखता था, तो उसी जो है मानसिकता के साथ, उसी माइंडसेट के साथ आपको करना है कि मुझे यूपीएससी ही नहीं, अन्य भी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं, एसएससी भी होता है, मैंने खुद एसएससी का एग्ज़ाम दिया हुआ है, क्लियर किया हुआ है, जॉब भी किया हुआ है। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का स्तर अलग होता है। आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से उस प्रतियोगी परीक्षा का चयन कर लें कि ये परीक्षा मुझे निकालनी है, और फिर उस परीक्षा की तैयारी में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, क्या क्या मटेरियल चाहिए, किस तरह से अप्रोच होना है, वो सारी चीज़ें आप उसको फाइनलाइज कर लें सीनियर से डिस्कशन के थ्रू, कोचिंग के मेंटर्स के थ्रू, या जहाँ कहीं से भी गाइडेंस मिले, और फिर उसमें जो है एकरत होकर लग जाएं। फिर कोई ना फैमिली फंक्शन आपको दिखना चाहिए, ना घर में कोई त्यौहार दिखना चाहिए, ना कुछ भी दिखना चाहिए, जब तक आप उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर लें। हाँ, फेलियर्स आएंगे, पर फेलियर्स को जो है हमेशा ये लेना है कि एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में, कि क्यों फेलियर हुआ, क्यों ये गलती हुई कि मैं चूक गया इस बार, और उस गलती पे वर्क करना है, ना कि इस पे फोकस करना है कि मैं नहीं निकाल पाया तो भविष्य में नहीं निकाल पाऊँगा। आपको देखना है कि क्यों फेल हुए, क्या गलती थी, और उस पर वर्क करना है। अगली बार आप निश्चित रूप से जो है सफल होंगे। तो अभी आप सुन रहे थे रोहतास जिले के डीएफओ प्रद्युम्न गौरव सर को। अगले इस सीरीज में अगले बार कोई और गेस्ट होंगे। ऐसे ही सीरीज देखने के लिए बने रहे मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।